नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने YouTube चैनल पर ALP, रेलवे टेक्नीशियन, ग्रुप डी आदियों के प्रीवियस क्वेश्चनों को, जो प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी आदि में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हल या सॉल्व करवाते हैं। तो उसी में ही कुछ हमारे पास और हमने मिसलिनियस क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसमें तीनों साइंस के, तीनों विज्ञान के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। उसी में हम आज पहले हम 15 या 16 11 लगभग 11-12 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी में हम आगे और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए देखते हैं उनमें हमारे पास कौन सा चैनल है। हो सके तो भाई साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो हम भेजते हैं उसको लाइक कर लें। हमारा चैनल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखो जरा। इसी में आप देखो जरा, अगला क्वेश्चन मेरे भाई हम देखते हैं। उसी में कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ मेरे भाई। अगला जरा क्वेश्चन देखो। इसी में अगला है ये, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को ऊपर की तरफ सीधी तरफ फेंकता, तो बताइए गेंद का रिजल्ट क्या निकलेगा। वो कहता है कि यदि कोई गेंद है, अच्छा, इसमें मोमेंटम की तीन चीजें निकल कर आएंगी। हम इसमें गति की समीकरण भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा मेंटली थॉट भी लगा सकते हैं। देखो भला कैसे सवाल कर रहा है कि यदि किसी स्थिर वेग से, किससे मेरे भाई, स्थिर वेग से गाड़ी में बैठा कोई व्यक्ति बालक है और ऊपर की तरफ गेंद फेंकता, तो ध्यान रखना है उसके हाथ से गेंद गिर जाएगी, उसके सामने गेंद गिरेगी, उसके पीछे गेंद रह जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अनुमान ये है इनमें से उसके हाथ में गेंद गिरेगी। तो याद यह रखना, ऑप्शन होगा इसका पहला वाला सही, उसके हाथ में ही गेंद गिरेगी। क्यों गिरेगी? पहला कारण तो हमारे पास ये है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे गाड़ी में चल रहा है, इस स्पीड से चल रहा, तो मेरे भाई जब गेंद भी उसके हाथ में जो है वो भी उसी मोमेंटम से, उसी स्पीड में उसके साथ चल रही है, जिस प्रकार वो गेंद को उछालेगा उसी प्रकार गेंद की दो दिशाएं होंगी, एक तो ऊपर की तरफ को, एक उल्टी तरफ, जिधर को गाड़ी चल रही है उस दिशा में। तो गेंद मेरे भाई किधर आएगी? उसी के हाथ में आएगी। किस में आएगी मेरे भाई? उसी के हाथ में आएगी। अच्छा, यदि मैं इसी में कुछ चीजें चर्चा करूं, आप जानते न्यूटन भाई साहब को जरूर जानते होंगे। आप किसको मेरे भाई? न्यूटन को आप जरूर जानते होंगे। कुछ वैज्ञानिक हैं, न्यूटन ने हमारे पास समीकरण दिए थे और बल के कुछ चीजें दी थी। यदि मैं न्यूटन की तीनों समीकरण कहूं, क्योंकि ग्रुप डी में चीजें बूझी जा सकती हैं, एनटीपीसी में बूझी जा सकती हैं, रेलवे में बूझी जा सकती हैं। तो गुरु न्यूटन की हमारे पास तीन समीकरण जिनको आप जानते हो। v बराबर, एक हमारे पास होता है u प्लस का a इंटू टी होता, और एक हमारे पास होती है भाई साहब v स्क्वायर बराबर कौन सी होती है? u स्क्वायर प्लस का कौन सी होती है? 2as, ठीक। और एक हमारे भाई s बराबर होती है कितनी? u टी और प्लस का हाफ a टी स्क्वायर। इसमें कौन सी चीजें क्या है? ए v बराबर हमारे पास क्या होता है? जो v होता है मेरे भाई लास्ट वेलोसिटी होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतिम वेग। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? अंतिम वेग भी बोलते हैं। तो u बराबर हमारे पास क्या होता है मेरे भाई? प्रारंभिक वेग भी होता। क्या होता? प्रारंभिक वेग भी होता। क्या होता? प्रारंभिक वेग भी होता। a बराबर हमारे भाई क्या होता? हमारे पास त्वरण होता। t बराबर इसमें क्या होता? t इसमें होता मेरे भाई समय। t क्या होता? समय। s बराबर क्या होगा? है चली गई दूरी होती है, जो व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी है उसको हम s से दिखाते हैं। a हो गया, u हो गया, s हो गया, t हो गया मेरे भाई। अच्छा, ये हमारे पास न्यूटन की समीकरण है। अच्छा, पहला जो इसमें जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो किस पर आधारित है, याद यह रखना, न्यूटन की तीन समीकरण भी दी गई थी। न्यूटन की जो प्रथम नियम है उस पर आधारित है। याद आपको यही रखना, जो न्यूटन का जड़त्व का नियम है ना, उस पर आधारित है। अच्छा, गति के हमारे पास नियम होते हैं। किसके मेरे भाई? गति के कुछ नियम होते हैं जिनको हम न्यूटन ने बताया था। गति के कुछ नियम है, जो तीन नियम आप पढ़ते हो गति के। किसके मेरे भाई? गति के आप तीन नियम जरूर पढ़ते होगे। उनमें पहला नियम है कि यदि, पहले नियम को ध्यान यह रखना है कि उसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। पहले नियम को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। याद यही रखना है। इस नियम में न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, यदि वह गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। मतलब अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करने का गुण ही किसके रेस्पेक्ट, किसके अंडर आता है? न्यूटन के गति के पहले नियम में आता है। गति अवस्था में जो परिवर्तन होएगा, इसी को बोलते हैं हम न्यूटन की गति का पहला नियम। इसका मतलब है, मैं यहीं पर एक छोटा सा डेफिनेशन के तौर पर लिख देता हूं कि गति का जो प्रथम नियम है वह किस बात को कहता? कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। किसका करती है मेरे भाई? स्थिति परिवर्तन का। स्थिति परिवर्तन का जो विरोध करती है, स्थिति परिवर्तन करने का विरोध का गुण ही ध्यान रखना है, जड़त्व कहलाता। क्या कहलाता? जड़त्व कहलाता। किसी भी वस्तु की स्थिति परिवर्तन का क्या कहलाता? जड़त्व कहलाता। यही गुण। जैसे मोटर चलने पर एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होते हैं? यदि अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इन प्रीवियस, इन क्वेश्चनों के लिए सबसे ज्यादा इनमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे कि मोटर चलने पर अचानक धक्का लगना, वो जड़त्व के कारण होता। किसके कारण होता? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल। मोटर चलने पर, किस पर मेरे भाई?
मोटर चलने पर धक्का लगना, मोटर चलने पर धक्का लगना, ये न्यूटन के पहले नियम के अंतर्गत आता है। या मोटर रुकने पर, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मोटर रुकने पर, किस पर मेरे भाई, मोटर रुकने पर भी धक्का जो लगता है वह भी इसी नियम के आता। गोली यदि तुम कभी, एक और एग्जांपल है, यदि मान लो तुमने गोली किसी कांच में को प्रवेश करी तो कांच में को बाहर निकल जाएगी। तो कांच में को बाहर निकलने का गुण, क्योंकि इतनी गोली की रफ्तार इतनी तेज होती है, जितना कांच वाइब्रेशन करेगा या गोली से जितनी गोली की रफ्तार पकड़ेगा इतना तो गोली बाहर निकल जाएगी, गोली क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी। इसी कारण इसी नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें मैं इसको एग्जाम्पल को लिख सकता हूं कि गोली का कांच से निकल जाना, कांच से निकल जाना, या कंबल से धूल को निकालना, ये भी इसी के उसमें आता। कंबल से धूल को निकालना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूटन के पहले नियम के अंतर्गत आते हैं। न्यूटन के पहले नियम के अंतर्गत आते हैं भाई, किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूटन के पहले नियम के अंतर्गत आते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर कह रहा है फ्रैक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, एक दूसरे के समान होता, एक दूसरे के समानुपाती होता, एक दूसरे के समान नहीं होता, एक दूसरे के समानुपातिक होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा पहले समझो कि ये कह रहा है कि फ्रैक्शन कोण और रिपोज कोण दोनों होते क्या क्या हैं। फ्रैक्शन कोण और रिपोज कोण, यदि मैं कहूं कि यदि मेरे भाई कोई वस्तु है, यदि मान लो हमारे पास कोई सरफेस है, क्या है, सरफेस है, और सरफेस पर कोई एंगल ऐसा है, कोई सरफेस ऐसा एंगल पे, मैंने वहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, क्या रखी हुई है मेरे भाई, वस्तु रखी हुई है। तो याद यह रखना है, वस्तु पर लगने वाला जो एंगल होता है, किस पर मेरे भाई, वस्तु पर। अच्छा मैं यहाँ पर इस बात को कह सकता हूँ कि हमारे पास दो चीजें हैं इसमें, एक तो हमारे पास होएगा वजन और एक हमारे पास होएगा इसका फ्रैक्शन। यदि आप जानते होगे कि जो इसका द्रव्यमान है वो दो जगह टूट जाएगा, एक साइन में और एक कॉस में। मैं नीचे एक को लिख सकता हूँ mg cos थीटा और एक को लिख सकता हूँ mg sin थीटा। मैं इस वाले एंगल को लिख सकता हूँ mg cos थीटा, और जो मेरे पास इफेक्टिव फोर्स है उसे लिख सकता हूँ मैं mg sin थीटा। याद यह रखना है जो इसका एंगल है, जो फ्रैक्शन है, वो इसको किधर किधर, फ्रैक्शन फोर्स जो किधर को लग रहा है, ऊपर की तरफ को, नेट बल किधर को लगेगा मेरे भाई, ऊपर की तरफ को, साइड इधर वाले ऊपर की तरफ को करूं मैं, इधर को कौन सा बल लगेगा, नेट फोर्स लगेगा। अच्छा अब जरा एक चीज देखो, अब यदि मैं इस वाले एंगल को बढ़ा रहा हूं, किसको बढ़ा रहा हूं, इस वाले एंगल को बढ़ा रहा हूं, थीटा एंगल को बढ़ा रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा जब तुम इसको यहां से ऐसा बढ़ाओगे, ऐसा बढ़ाते, एक समय तो यहाँ पे है, दूसरे पर यहाँ पर, तीसरे पर यहाँ पर, चौथे पर यहाँ पर। अच्छा जब जरा ध्यान करो, जब एंगल यहाँ पर था तब ये वस्तु नहीं फिसलेगी, जब यहाँ पर था तब भी नहीं फिसलेगी। मान लो तीसरे वाले पॉइंट पर आकर वस्तु फिसल गई, किस पर फिसल गई, तीसरे वाले पॉइंट पर आकर। तो याद यह रखना है जिस एंगल पर फिसलने वाली थी, फिसलने के लिए बिल्कुल तैयार थी, किसके लिए, फ्रैक्शन, फिसलने के लिए बिल्कुल तैयार थी लेकिन फिसली नहीं, उस वाले एंगल को बोलते हैं रिपोज एंगल। क्या बोलते हैं मेरे भाई उसको, रिपोज एंगल। क्या बोलते हैं उसको, रिपोज एंगल। वह एंगल जिस पर वस्तु किसी एंगल पर रखी हुई है और आप उस एंगल को बढ़ा रहे हो, बिल्कुल फिसलने वाली थी लेकिन फिसली नहीं, लास्ट में एंगल है, उसके बाद उसी एंगल को बोल दिया जाता है फ्रैक्शन का नाम रिपोज एंगल। फ्रैक्शन एंगल, फिसलो या ना फिसलो, या फिसलने से पहले की स्थिति, यहां पर वस्तु रखी तब भी इसमें फ्रैक्शन एंगल होगा कुछ ना कुछ, यहां पर वस्तु रखी तब भी इसमें फ्रैक्शन एंगल होगा कुछ ना कुछ। तो फ्रैक्शन एंगल और रिपोज एंगल दोनों एक दूसरे के समान ही होते हैं, दोनों एक दूसरे के समान ही होते हैं, लेकिन अंतर इतना होता है कि दोनों के लिए अलग अलग हम लोग करते हैं डेफिनेशन, क्योंकि एक हमारे पास वह मोमेंटम होता है जब वस्तु फिसलने वाली होती है, और एक हमारे पास मोमेंटम हो वह होता है जो कभी फिसले या ना फिसले, कोई सा भी। यदि मैं इसके बारे में कुछ चीज कहूँ, एक हमारे पास फ्रैक्शन कोफिशिएंट होता, आप जरूर पढ़ोगे कभी ना कभी, फ्रैक्शन कोफिशिएंट के लिए वैल्यू पूछ सकता, हम उसको दिखाते हैं माइक्रो से। किससे दिखाते हैं मेरे भाई, माइक्रो से। किससे दिखाते हैं, माइक्रो से। और उसको दिखाएंगे हम tan थीटा, जो दोनों के बीच का एंगल है। ये हमारे पास क्या है, प्रतिक्रिया के लिए, और ये हमारे पास क्या है, जिस पर हम वस्तु को यूज कर रहे हैं या फिसलने के लिए हमारे पास तैयार है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइक्रो बराबर tan थीटा, या फिर ऐसे भी हो सकता आप रिपोज एंगल लिखोगे। कौन सा मेरे भाई, रिपोज एंगल। कौन सा, इसी में यदि मैं आपको बताऊं रिपोज एंगल, मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसे बालू का रेत है और उस बालू के रेत की ऊंचाई कितनी है h और दूरी कितनी है उसकी टोटल d। तो इसी में यदि मैं रिपोज एंगल लिखूं तो रिपोज एंगल में लिख सकता हूं कितना मेरे भाई, tan फाई बराबर h अपॉन का d। कितना लिख सकता हूं, tan फाई बराबर h अपॉन का d। यह मेरे पास होता है भाई साहब क्या,
रिपोज एंगल क्या होता है, रिपोज एंगल। या फिर मैं यहाँ से फाई बराबर निकालूंगा प्योर, ये टेन फाई में वैल्यू है, लेकिन तो मैं यदि इसमें लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स एच आर अपॉन का डी, ये मेरे भाई होता है रिपोज एंगल। ये रिपोज एंगल टेन फाई इसमें है, 10 में, ये रिपोज एंगल की प्योर वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो इसी में, तो मेरे भाई इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला देखो इसी में जो करा, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। दौड़ के दौरान ध्यान रखना, जब व्यक्ति दौड़ता है तो उसका मोमेंटम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता, तो उसके पैरों के आगे होएगा। ध्यान रखना है कहां पर होएगा, उसके पैरों के आगे होएगा। जब रुकेगा तब उसके पीछे चला जाएगा। ध्यान रखना, जब आदमी भाग रहा फुल स्पीड में रुकने की कोशिश कर रहा तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, उसके पैरों के पीछे चला जाएगा। पैरों के पीछे दोनों ही ऑप्शन एक जैसे रखें, छोड़ देना मेरे भाई इसको। क्यों करा, शरीर के मध्य में लगभग जब आएगा, जब आदमी ऐसे नीचे की तरफ को नोड़ सकता, तो उसके बीच वाले पेट के नीचे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। लेकिन याद यह रखना है कि दौड़ के दौरान यदि धावक का गुरुत्व केंद्र कहां पर जाएगा, तो उसको पैर, क्योंकि जब यदि मैं खड़ा हूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीचे है, पंजे की तरफ होगा, लगभग जहां ठिकने होते हैं वहां पर होगा। लेकिन जब मैं दौड़ना चालू कर देता हूं तो मेरा मोमेंटम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो पैरों में ही आगे की तरफ बढ़ जाएगा, क्या, सेंटर ऑफ मास। अगला देखो इनुकरा, दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें पानी को वसा से प्रक्षेपित करा जाता है। वसा घुल जाती है, वसा को पानी में प्रक्षेपित करा जाता है, और वसा और पानी एक दूसरे से परिक्षेपित हो जाते हैं। देखो वसा और पानी एक दूसरे से होते जाते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। वसा घुल जाती है, लेकिन हमें वो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कैसा तंत्र, पानी को वसा से परिक्षेपित करा जाता है, नहीं मेरे भाई। क्या कभी दूध में से पानी को निकाला जाता, नहीं, दूध में से हमेशा क्रीम को निकाला जाता है। किसको निकाला जाता है, क्रीम को। तो याद रखना है, वसा को पानी से प्रक्षेपित करा जाता है, जो आपके पास कोलाइडी विलयन होता है। दूध एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। स्याही हो गया, दूध हो गया, ये सारी की सारी चीजें, गोंद हो गई, कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। तो याद आपको यह रखना है, दूध में से क्रीम में से हमेशा क्रीम को अलग करा जाता, पानी को छोड़ दिया जाता, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो हम इस बात को कह सकते हैं, उसका जो फैट है पानी से अलग कर दिया जाता है। इसका उत्तर कौन सा सही होएगा मेरे भाई, सी। अच्छा देखो, यदि मैं इसी में तुम्हें कुछ चीजें बताऊं जो ग्रुप डी और आदि इन सभी चीजों के लिए बूझी जा सकती हैं। हमारे पास, हम जानते हैं कि धरती पर सभी चीजों को क्या बोला गया मेरे भाई, द्रव्य बोला गया। क्या बोला गया, द्रव्य बोला गया। क्या बोला गया भाई, द्रव्य बोला गया। धरती पर जितनी भी चीजें हैं सभी को क्या बोला गया, द्रव्य बोला गया। देखो हम जानते हैं कि सारी जितनी भी चीजें हैं हम सब द्रव्य के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास द्रव्य में दो चीजें होती हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है। आप जानते होंगे कि एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक कौन सा पदार्थ होता है, एक मेरे भाई शुद्ध पदार्थ होता है, और एक मेरे भाई अशुद्ध पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक, अब अशुद्ध पदार्थ में हमें याद यह रखना, शुद्ध पदार्थ हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो तत्व होता, एक हमारे पास कौन सा होता भाई, तत्व होता, जिसको तुम बोलते हो तत्व। देखो बिल्कुल एकदम प्योर होता, उसमें किसी प्रकार का कोई कंपोनेंट नहीं होता, इसे विभाजित ही नहीं करा जा सकता। यदि तुम तत्व की डेफिनेशन देखोगे तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, इसको विभाजित ही नहीं करा जा सकता, विभाजित ही नहीं करा जा सकता। याद यह रखना है, विभाजित नहीं करा जा सकता। किसको मेरे भाई, तत्व। किसको मेरे भाई, तत्व को। शुद्ध पदार्थ में दो चीजें आती हैं, तत्व आता है, यौगिक आता है। अब दूसरा हमारे पास इसी में जो कंपोनेंट बनता है वह बनता मेरे भाई यौगिक। कौन सा बनता है, यौगिक। याद यह रखना, यौगिक मिक्सचर होता। अच्छा यदि मैं कहूं कि मेरे पास कौन से तत्व के आप एग्जांपल लिखोगे, तो तत्व के आप एग्जांपल बिल्कुल प्योर होएगा, सिंगल होएगा। याद यह रखना, जैसे कि मेरे भाई Fe, लोहा, मैं लिख सकता हूं कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे तत्व के उदाहरण। ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, मैं यदि यहाँ पर लिख सकता हूँ ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है। ये मेरे भाई किसके एग्जाम्पल हैं, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं तत्व के। तत्व अपने आप में प्योर होएगा, याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है। चारों ऑप्शन देकर के बताइए इनमें से कौन सा तत्व है। तत्व वह होता है जिसे विभाजित नहीं करा जा सकता। अब आज हम बात करते हैं यौगिक में। यौगिक जो होता है इन्हीं दो तत्वों से मिलकर बनाया जाता है, लेकिन ये निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। जैसा कि मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई H2O पानी, क्या लिखा जा सकता है, H2O, CuSO4,
CuSO4 ये सारे के सारे तत्व हैं, H2SO4 ये सारे के सारे तत्व आएंगे। इसकी डेफिनेशन कैसे पहचानोगे कि यह मेरे भाई यौगिक है? यौगिक को पहचानेंगे ऐसे कि निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता। याद यही रखना है इसमें कि ये मेरे भाई निश्चित अनुपात में किससे मेरे भाई, निश्चित अनुपात में किससे बनता है? निश्चित अनुपात में यदि आप रखोगे, लेकिन यह रासायनिक संयोग से बनता। किससे बनता मेरे भाई? रासायनिक संयोग से बनता। रासायनिक संयोग से जो डिजाइन होती है वो इसी को बोला जाता है। किसको मेरे भाई? इसी को। अच्छा, अब जरा इसी में एक चीज देखो, यदि मैं कहूं हमारे पास कुछ मिश्रण भी होता, आप जानते होगे जरूर मिश्रण को, है भाई? मिश्रण वे पदार्थ, मिश्रण। अच्छा जरा मुझे बताओ मिश्रण क्या होगा? मतलब नहीं, देखो मैं यदि इसी में यहीं पर डेफिनेशन लिखूं, आप मिश्रण को कैसे समझोगे मेरे भाई? क्योंकि पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देगा, बताइए इनमें से मिश्रण के है, ये एग्जांपल मिश्रण का है, यौगिक का है, वे पदार्थ जो, ध्यान रखना, या तो तत्वों या यौगिकों के अनुपात में मिलाने से बनते हैं। यौगिक या किसको? देखो यदि मैं H2SO4 में इसे मिला दूं, CuSO4 को, H2SO4 को, इनमें से कोई से एक को मिला दूं तो किसको बना? मिश्रण हम बना सकते हैं। मिश्रण का बनना रासायनिक संयोग नहीं है, यौगिक का बनना रासायनिक संयोग, यौगिक का बनना क्या है? रासायनिक संयोग। लेकिन मिश्रण का बनना रासायनिक संयोग नहीं है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन यौगिक कंपलसरी है, रासायनिक संयोग से ही बनेगा। किससे बनेगा? रासायनिक संयोग से। अच्छा, मैं मिश्रण में या तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास तत्व है, या तो मेरे पास तत्व है, या मेरे भाई क्या है? यौगिक है। या तो तत्व है या फिर यौगिक है। ये इस बात को कह रहा है, तत्व या यौगिक को निश्चित अनुपात में मिलाने पर, किसमें मेरे भाई? निश्चित, कोई से भी 2 अनुपात ले लो, यदि मैं निश्चित अनुपात में मिला देता हूं तो मेरे भाई हम उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मेरे भाई हम मिश्रण। क्या बोलते हैं हम? मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मिश्रण बोलते हैं। अच्छा, अब जरा एक चीज देखो इसी में, इसी में एक चीज बनेगी मेरे भाई कि अब यदि मैं कहूं कि बताइए मिश्रण के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बनेंगे। अच्छा, आपने कभी देखा है चीनी में नमक मिला दो या नमक में पानी मिला दो? किसमें मेरे भाई? यदि मैं कहूं कि चीनी में, चीनी और प्लस का, यदि मैं कहूं कि नमक को मिला देता हूं, और यदि मैं नमक में पानी को मिला देता हूं, किसको मेरे भाई? नमक में पानी को मिला देता हूं, क्योंकि चीनी भी अपने आप में रासायनिक संयोग के द्वारा एक निश्चित अनुपात में फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। नमक में H2SO4 अपना मिला हुआ है, वो भी निश्चित अनुपात में है, उसमें भी चीजें ऐसी नमक में और पानी में। यदि आप इन चीजों को मिला दोगे तो मेरे भाई क्या बन जाएंगे? वो मिश्रण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्रण। अब मिश्रण भी मेरे भाई 2 तरीके के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात समझने की यही है, ये जो मिश्रण होता मेरे भाई 2 तरीके का होता। मेरे भाई मिश्रण कैसा होता? 2 तरीके का होता। एक तो बनेगा मेरे भाई समांगी मिश्रण, जिसको आप बोलते हैं समांगी मिश्रण। याद रखना आपको, समांगी। और एक मेरे भाई होता है असमांगी। इसको बोलते हैं मेरे भाई, इसी को बोलते हैं असमांगी मिश्रण। अच्छा देखो जरा, समांगी मिश्रण जो होता है, इनको अलग नहीं करा जा सकता है। याद यही रखना है, इनको अलग नहीं करा जा सकता। इसको मेरे भाई अलग नहीं करा जा सकता, अलग नहीं करा जा सकता, याद रखना आपको। लेकिन ऐसा ये जो होता है मेरे पास असमांगी जो मिश्रण होता है मेरे भाई, कौन सा? असमांगी जो मिश्रण होता है, जैसे जल और चीनी। यदि मैं इसी में एग्जांपल लिख दूं, कौन सा मेरे भाई? जल और प्लस चीनी। कौन सा? जल और प्लस चीनी। ध्यान करो, जल और चीनी तुमने आपस में मिला दिया, क्या जल में से दोबारा मिला निकाला जा सकता? उसको नहीं निकाला जा सकता मेरे भाई, किसी कीमत पर नहीं निकाला जा सकता, ध्यान रखना। लेकिन अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई इसमें मैंने समांगी 2 मिश्रण मिले मुझे, एक तो समांगी मिश्रण मिला और एक मेरे भाई क्या मिला? विषमांगी। समांगी मिश्रण को ही ध्यान रखना है विलयन कहते हैं। इस समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? सॉल्यूशन कहते हैं, जिसको आप जानते हो विलयन, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? विलयन के नाम से जानते हैं। और कभी आपसे पूछ ले कि बताइए विलयन के कण के जो आकार होते हैं वो लगभग 1 नैनोमीटर के समथिंग में होता। लगभग कितना? 10 की पावर 9 मीटर के। कितना? 10 की पावर 9 मीटर के होता है। किसके? जो विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण को मेरे भाई अलग करा जा सकता है। विषमांगी मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है, याद ये रखना है यही। विषमांगी मिश्रण को क्या करा जा सकता है मेरे भाई? अलग करा जा सकता है। जैसे चीनी और नमक, जल और तेल, एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होंगे? जैसे कि चीनी और प्लस का नमक, चीनी और प्लस का नमक, तेल, या मैं इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिख सकता हूँ यहीं पर,
तेल भी लिखा जा सकता है, तेल में पानी मिला दो या फिर तेल में कुछ कुछ भी ऐसी चीज मिला दो, वो सारी की सारी चीजें वही बनेंगी। तेल और प्लस का पानी, कौन सा मेरे भाई, तेल और प्लस का पानी। अच्छा अब जरा इसी में देखो, अब हमारे पास दो चीजें, मैं यदि तुम्हें इसमें कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो चीजें बूझी भी जा सकती हैं, नहीं भी चीजें बूझी भी जा सकती हैं। अच्छा तुमने कभी देखा होगा, एक चीज तुम पढ़ोगे, एक विलेय होता है, एक विलियन होता है। तुमने सुना है क्या, एक चीज विलियन बनाया गया किसी के द्वारा, क्या बनाया गया, विलियन। विलियन कब बनेगा, जब विलेय में क्या नाम है, विलायक में विलेय को मिलाओगे, किसमें मेरे भाई, विलायक में। विलायक में किसको मिलाओगे, विलेय को। यही कंफ्यूजन है कि बताइए, वो पूछता है कई बार, इसमें पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है कि बताइए विलेय किसके आधार पर बंटवारा करता है, विलेय किसके आधार पर बंटवारा करता है। ध्यान यह रखना है, जो पदार्थ अधिक मात्रा में है उसको बोला जाता है विलायक, और जो कम मात्रा में है उसको बोला जाता है विलेय। विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी, विलायक की मात्रा मेरे भाई हमेशा ज्यादा होगी, मात्रा क्या होगी इसकी, हमेशा ज्यादा होगी, मात्रा विलायक की ज्यादा होगी और विलेय की मात्रा हमेशा कम होगी, विलेय की मात्रा हमेशा मेरे भाई क्या होगी, कम होगी। आपको याद रखना है ये चीजें क्यों बूझी गई हैं, ये चीज बूझी गई है एक बार की, बताइए हम पानी में पेट्रोल को मिलाएं या पेट्रोल में पानी को मिलाएं, तो ध्यान यह रखना है पानी में हमेशा पेट्रोल को मिलाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल किसका काम करेगा, पेट्रोल किसका काम करेगा, विलेय के, और पानी किसका काम करेगा मेरे भाई, विलायक के। तो हमेशा याद रखना है ज्यादा में से कम वाली चीजों को मिलाना है, किसको मिलाना, कम चीजों को मिलाना है। अच्छा अब आगे देखो इसी में मेरे भाई, यदि मैं आपसे एक चीज कहूं, इसी में पहले इसी के बारे में बताओ, इसका कौन सा उत्तर सही बनेगा मेरे भाई। नहीं पता लग रहा, चलो देखो आगे देखो मेरे भाई, इसी में ये मैं बता चुका हूँ विलिय और विलायन में। अच्छा जरा इसी में मैं यदि आपको एक चीज और बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो बताई जा सकती हैं मेरे भाई, जो बताई जा सकती हैं। देखो मैं इसी में एक चीज बताता हूँ आपको, देखो हम जानते हैं कि कभी कभी भाई साहब कंसंट्रेशन भी पूछ लिया जाता, यदि आपसे पूछे कि बताइए विलियन की सांद्रता क्या होती है, किसकी मेरे भाई, विलियन की सांद्रता पूछ ले, कभी कंसंट्रेशन पूछ ले सॉल्यूशन का, विलियन की सांद्रता आपसे पूछ ले, तो याद आपको क्या रखना है, विलियन की सांद्रता आपसे पूछ ले तो आपने कितना तो विलेय मिलाया और कितना टोटल आपको द्रव्यमान प्राप्त हुआ, तो ये वही परसेंटेज वाला हिसाब है। तो विलेय की मात्रा किसकी मेरे भाई, विलेय की मात्रा और अपॉन किसकी मात्रा, विलियन की मात्रा, किसकी मेरे भाई, ये है विलियन की मात्रा, किसकी मात्रा, विलियन की मात्रा, कितना आपको वैल्यूशन प्राप्त हुआ उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन। अच्छा हमारे पास जो घोल होते हैं, एक तो हमारे पास समांगी होता है, एक विषमांगी होता है, समांगी घोल और एक विषमांगी घोल। इसमें विलेय हमारे पास ठोस होते हैं, एक हमारे पास देखो कोलाइडी विलियन जो होता है, एक हमारे पास होता है निलंबन, और एक हमारे पास होता है विलियन। अच्छा मैं यदि कहूँ हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो आपने पढ़ा होगा निलंबन, एक आपने जरूर पढ़ा होगा कभी ना कहीं, ये चीजें बूझी जाती हैं मेरे भाई, ये चीजें ज्यादातर बूझी गई हैं। एक हमारे पास होता है कौन सा, नहीं मेरे भाई मैं लिख रहा हूँ निलंबन, क्या लिख रहा हूँ, एक तो हमारे पास होता है क्या, विषमांगी घोल जो होता है उसमें एक तो निलंबन होता, एक कोलाइडी होता, आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। मैं निलंबन की यदि बात करूं तो निलंबन का जो आकार, कणों का जो आकार होता है वह होता है 10⁻³ से लेकर कितना, 10⁻⁴ तक, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ तक होता है। याद यह रखना है जब कभी भी आप निलंबन को मिलाओगे तो उसमें जो विलायक होएगा वैल्यू 10⁻⁸ तक की रेंज की हम मिला सकते हैं, कितने तक मिला सकते हैं, 10⁻⁸ रेंज तक मिला सकते हैं विलेय में। अच्छा ठोस में हम द्रव्य भी मिला सकते हैं, याद आपको यह रखना, हम ठोस में द्रव्य भी मिला सकते हैं। जो हमारे पास विलेय होता है ना, विलेय वह ठोस होता, यदि आप विलायक यदि द्रव है, मान लीजिए मैं निलंबन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, निलंबन की, आपका जो विलेय है वह ठोस है, आपका क्या है विलेय, क्या है मेरे भाई, वह ठोस है, क्या है
ठोस है। लेकिन याद दूसरा मैं कह रहा हूं कि यदि मैं निलंबन बना रहा हूं और मेरे पास जो विलायक है वह द्रव है, जो विलायक है वह क्या है मेरे भाई, द्रव है। क्या है, द्रव है। तो याद रखना विलेय और विलायक तो दोनों को क्या करा जा सकता है, मिलाया जा सकता है। क्या करा जा सकता है, मिलाया भी जा सकता। लेकिन याद यह रखना है इसके जो कण होते हैं वो आपस में मिलते नहीं है, जो कण आपस में घुलते नहीं है, इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के जो कण होते हैं लगभग इतने साइज के होते हैं। निलंबन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके कण आपस में मिलते नहीं है, इसके जो कण हैं वो आपस में घुलते नहीं है, आपस में मिलते नहीं है। याद रखना है मिलते नहीं है मेरे भाई, मिलते, मैं यहाँ पर आगे क्रॉस लगा देता हूँ, मिलते नहीं है। इनको आंखों से भी देखा जा सकता है, निलंबन के कणों को मेरे भाई आंखों से भी देखा जा सकता है, आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन एक हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं हम कोलाइडी, ये मोस्ट है मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं कोलाइडी। क्या बोलते हैं, कोलाइडी। कोलाइडी के जो कणों का आकार होता है वो होता है मेरे भाई 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁶। कितना होता है, 10⁻⁶। कितना होता है, 10⁻⁶ सेंटीमीटर के समथिंग में होता। कितना होता है, 10⁻⁶। आज ध्यान इसमें यह रखना है कभी भी जो कोलाइडी के जो कण होते हैं वो आपस में नीचे नहीं बैठते। क्या नहीं होता, नीचे नहीं। निलंबन के कण हमेशा नीचे बैठ जाएंगे लेकिन कोलाइडी के कण कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे, कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। इसके एग्जाम्पल पूछता बहुत कोलाइडी कण के, बहुत बार पूछे गए। ब्लड कोलाइडी उसका हुआ है एग्जाम्पल है, ब्लड किसका है, कोलाइडी का। दूध किसका है, मिल्क, मैं यहाँ से लिख देता हूँ किसका, कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। स्याही जो है, जो आप स्याही यूज करते हो किसका, कोलाइडी विलियन का। किसका, कोलाइडी विलियन में। जो आप बादल देखते हो, क्लाउड जो होते हैं, जो बादल होते हैं, वो किसका एग्जांपल है, कोलाइडी विलियन का। किसका, कोलाइडी विलियन का। कोलाइडी विलियन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है कि जो हमारे पास जो होता है ना टिंडल प्रभाव, जो प्रकाश के कणों को फैलाने की जो प्रॉपर्टी रखता है, प्रकाश के कणों को, प्रकाश को ऐसा कर लो, प्रकाश को फैलाने का, प्रकाश को ये फैलाने का भी गुण रखता है, फैलाने का भी गुण रखता है। किसका मेरे भाई, प्रकाश को फैलाने का भी गुण कौन रखता है, कोलाइडी कण रखते हैं। कौन रखते हैं मेरे भाई, कोलाइडी कण। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी ना कभी आपसे पेपर में पूछी गई हैं, सारी की सारी चीजें आपसे कभी ना कभी पेपर में पूछी गई हैं। चलो आगे देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन इसी में देखो। ये कह रहा है सेध लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। कुछ नहीं होता, लोहे पर जस्ते की जंग चढ़ाना, लोहे पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ाना, लोहे पर टीन की परत चढ़ाना। नहीं मेरे भाई, लोहे पर किसी पर नहीं, लोहे पर जस्ते की जिंक की परत चढ़ाना सिर्फ इसी को कहते हैं। किस पर मेरे भाई, लोहे पर जंग इसको चढ़ाना। किसको, लोहे पर परत चढ़ाना, किसकी, जस्ते की। क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। आगे देखो, इन्होंने कहा कार्बन का एक परमाणु क्रमांक 6 है और कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, बताओ मेरे भाई, कितने प्रोटॉन होंगे कार्बन के नाभिक में। अच्छा देखो, कह रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। हम जानते हैं, आप जानते होगे कि परमाणु क्रमांक को हमेशा जेड से दिखाया जाता। जेड होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, जेड होते हैं। आपने लिखा होगा ए बराबर, ये होता है मेरे भाई एटॉमिक मास। क्या होता है, एटॉमिक मास, इसको कहते हैं हम एटॉमिक मास। ठीक, हमारे पास पी एन क्या होता है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ न्यूट्रॉनों के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होते हैं मेरे भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। एक मेरे पास ए को ए हो गया, इसी को हम दिखाते हैं प्रोटॉनों की संख्या को जेड से, इसी को हम दिखाते हैं किससे मेरे भाई, पी से। यदि आपके पास कोई एग्जांपल ऐसा दे रखा हो कि आपके पास कोई सिंबल है, कार्बन है, कोई भी ऐसा भी एग्जांपल हो सकता, याद रखना जो उसके बीच में उल्ली तरफ लिखा हुआ उसे हम जेड से दिखाएंगे, उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं मेरे भाई, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, वह किस नंबर पर आ रहा है। और ए बराबर मेरे बार होता है द्रव्यमान संख्या, इसको बोलते हैं मेरे भाई द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं हम इसको, द्रव्यमान संख्या। इसको दिखाते हैं हम ए से।
कहीं पर भी याद रखना, आपके पास यदि कोई भी मेटल है तो उसके बीच में न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस में हमेशा न्यूट्रॉन पाए जाएंगे और प्रोटॉन पाए जाएंगे। उसकी बाहर वाली ऑर्बिट में क्या पाया जाएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, बाहर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ऑर्बिट हमारे पास कितनी होती है, 4 होती हैं। एक को दिखाते हैं हम के से, एक के एल एम और इंटू एन। फार्मूला क्या होता है, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालने की जो संख्या होती है उसको दिखाते हैं हम 2n स्क्वायर से। किससे दिखाते हैं, यदि वो पूछे कि बताइए पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर 1 रख दीजिए, तो फार्मूला बनेगा 2 इंटू 1 का वर्ग बनेगा 1 बराबर 2। इसका मतलब पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार यदि मैं दूसरी ऑर्बिट में निकालूं तो 2 गुणा 2 दूनी 4 लिखा जा सकता है, 4 दूनी 8। इसी प्रकार यदि मैं तीसरी ऑर्बिट में निकालूं तो कितना हो जाएगा, 3 रखूंगा n की जगह तो 3 तिया 9 बराबर कितना करा जा सकता है 18। 2 की जगह 4 रखूंगा 16, तो इसका मतलब चौथी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आपको याद रखना है। परमाणु क्रमांक हमेशा द्रव्यमान संख्या को न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के उससे दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के उससे दिखाएंगे। इसको दिखाया जाता है ए से। यदि आपके पास ये भी याद रखना है, यदि आपके पास परमाणु, यदि आपका एटम मेरे भाई क्या है, न्यूट्रल है, आपका एटम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है उदासीन अवस्था में है। तो सबसे पहली उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसके होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यदि आपका परमाणु क्या है, उदासीन है, तब यह कंडीशन प्राप्त होगी आपको। अच्छा, ये इसी बात को कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर इतना है, मैं इतना लिख सकता हूँ। हमारे पास कुछ ये कह रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। फार्मूले से देखो परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो मैं यहाँ इससे लिख सकता हूँ परमाणु क्रमांक जेड बराबर कितना दिया है उसने, 6। ये कह रहा है कि परमाणु भार, इन्हें कहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार कितना है, 12 है। परमाणु भार कितना है, ए बराबर कितना है मेरे भाई, 12 है। तो नाभिक में कितने प्रोटॉन है, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन है, मैंने अभी बताया कि जेड बराबर किसको दिखाता है, प्रोटॉनों की। परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉनों की संख्या को दिखाता, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या मेरे भाई कितनी होगी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी उसमें, 6 होगी। कितनी होगी, 6। चलिए इसमें 2-4 चीजें हम और चीज देखते हैं। आपने कभी सुना होगा कि एक हमारे पास टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा पूछा जाता, आप बता सकते हो। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, पहले मैं लिखूंगा, ध्यान रखना है, प्रोटॉनों की संख्या, फिर न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की, कुछ भी लिखा जा सकता। मैं यदि कहूँ कि बताइए प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन हो, याद रखना है प्रोटॉन। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, कोई भी जो मेटल लिखूंगा उसके लिए लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कि उसमें जेड कितने प्रोटॉनों के कितने प्रोटॉन होते हैं। तीसरे नंबर पर मैं लिखूंगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। चौथे नंबर पर लिखूंगा तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर लिखूंगा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। 5वें नंबर पर मैं लिखने की कोशिश करूंगा कि उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। यदि हम पहले नंबर पर बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता, ध्यान रखना, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता, न्यूट्रॉन उसमें कोई नहीं होता। द्रव्यमान संख्या उसकी हमेशा एक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या नाभिकीय संख्या को उसमें से दिखाते हैं जो नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक में उपस्थित कौन कौन से हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में उपस्थित हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में उपस्थित हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 1, और नाभिक में ही न्यूट्रॉन कितना है, इसमें 0। तो दोनों को जोड़कर कितना बनेगा, 1 + का 0 बराबर 1। इसी प्रकार मेरे पास दूसरा एक और टर्म आपने सुना होगा, हीलियम। हीलियम में कितने होते हैं मेरे भाई, 2 प्रोटॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन है, यदि वह उदासीन है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसकी 4 एटॉमिक संख्या होती है, तो न्यूट्रॉन भी मेरे भाई कितने होंगे, उसमें 2 ही होंगे, क्योंकि 2 और 2 4। नाभिक में उसमें जेड, नाभिक में प्रोटॉन कितने, 2, नाभिक में न्यूट्रॉन कितने, 2। तो टोटल मेरे भाई संख्या कितनी बैठेगी, 4। टोटल संख्या कितनी बैठेगी, 4। ठीक, और कुछ देखें आगे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ चीजों को मैं लिखवा दूं। चलो देखो लिख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल होता है इसी के, कार्बन का ही लिख लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। परमाणु क्रमांक कितना है, 6। परमाणु क्रमांक कितना है, 6। मिनट रुको, अच्छा परमाणु क्रमांक कितना, 6। अच्छा देखो, कार्बन का कितना है, 6। यदि मैं कहूं कि इसमें मेरे भाई इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, इसकी कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12।
अच्छा इसमें प्रोटॉन कितने निकल के आए, प्रोटॉन कितने निकल के आए बताओ जरा, 6। तो मेरे भाई आप इसको ध्यान रखना है, जितने प्रोटॉन होंगे यदि उदासीन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे ध्यान यह रखना दोनों की संख्या 6 और 6 12, 6 और 6 12। ऐसे ही मेरे पास एक होता है नाइट्रोजन, एक कौन सा होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन से पर आता है 7वें नंबर पर, नाइट्रोजन आता है 7वें नंबर पर। परमाणु संख्या कितनी होती है 14, तो जितने इसमें प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 7, कितने होंगे 7, न्यूट्रॉन भी कितने बनेंगे मेरे भाई 7, क्योंकि 7 और 7 14। इसी प्रकार एक मेरे पास टर्म होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में मेरे भाई कितने होते हैं 8 ही प्रोटॉन हो, 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है मेरे भाई 16 होती है, द्रव्यमान की संख्या कितनी होती है 16 होती है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16 होती है। चलो आगे देखो कुछ और चीजें लिखवा देते हैं। एक हमारे पास इसी प्रकार होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरीन, जिसको क्या बोलते हैं मेरे भाई हम फ्लोरीन। फ्लोरीन जो आता है 9वें नंबर पर आता है, याद रखना परमाणु संख्या कितनी होगी उसकी 9, उसमें परमाणु भार होता है उसका 19, परमाणु भार होता है उसका 19, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसमें 9। अब मैं जानता हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब का कंफ्यूजन हो गया क्योंकि एक तो हाइड्रोजन के लिए आपको मिला था लेकिन अब इसके लिए नहीं मिलेगा। इसकी द्रव्यमान संख्या 19 है, द्रव्यमान संख्या 19 है, प्रोटॉन कितने हैं इसके 9, तो न्यूट्रॉन कितने रखने पड़ेंगे मुझे मेरे भाई 10, न्यूट्रॉन कितने रखने पड़ेंगे मुझे 10, न्यूट्रॉन कितने रखने पड़ेंगे मुझे 10। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल होता है सोडियम का, सोडियम में प्रोटॉन होते हैं कितने 11, सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं 11, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 23, प्रोटॉन की द्रव्यमान सोडियम की द्रव्यमान कितनी होती है 23। तो मैं यहाँ आगे लिख सकता हूँ, अभी इसी में जरा ध्यान करो, इसमें प्रोटॉन कितने 11, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11, न्यूट्रॉन कितने होंगे मेरे भाई 12, न्यूट्रॉन कितने होंगे 12 सोडियम में। ऐसे ही मेरे पास एक एग्जांपल होता है मैग्नीशियम का, किसका होता है मेरे भाई मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम को जब आप पढ़ोगे, मैग्नीशियम सीधा सारा बराबर करता गया है अपने आप को, 24 होते हैं। मैग्नीशियम के बाद यदि आप कहें कि हमारे पास एक और टर्म होता है एल्यूमिनियम, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूँ मैं जितने भी हैं, एक मैं कह सकता हूँ इसमें कितने होते हैं 13, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है 13, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 13, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है कि 27। ध्यान यह रखना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे 13, तो मेरे भाई न्यूट्रॉन कितने बनेंगे इसमें 14, न्यूट्रॉन कितने बनेंगे इसमें 14 बनेंगे। और देखो आगे यदि 2 4 आप लिखना चाहो तो, एक हमारे पास एल्यूमिनियम है, इसके बाद यदि मैं कह सकता हूँ और कौन सा ऐसा लिखा जा सकता है, और देखो एक हमारे पास हो सकता है फास्फोरस, एक हमारे पास होता है फास्फोरस। मैं फास्फोरस को ऐसे लिख रहा हूँ, फास्फोरस की जो हमारे पास द्रव्यमान होती है परमाणु क्रमांक संख्या कितनी होती है 15, द्रव्यमान परमाणु संख्या कितनी होती है 15, कितनी होती है 15, द्रव्यमान संख्या इसकी मैं कितनी लिख सकता हूँ 31, कितनी लिख सकता हूँ 31, उसके अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे 15, न्यूट्रॉन कितने बनेंगे 16, न्यूट्रॉन कितने बनेंगे मेरे भाई 16, न्यूट्रॉन कितने बनेंगे 16। ऐसी मैं और भी बहुत सारी चीजों के एग्जांपल लिख सकता हूँ, सल्फर भी होती है एक मैं लिख सकता हूँ इसमें सल्फर, एक हमारे पास होती है मेरे भाई सल्फर, सल्फर जो आती है वह आती है मेरे भाई 16वें नंबर पर। याद रखना 16 से सल्फर, 16 से सल्फर, 16 से सल्फर, इसमें सारी चीजें आपको कुछ ही नहीं करना, सल्फर बिल्कुल एज इट इज जैसी है वैसी बनी हुई होती है, 16 दूनी 32। एक आता हमारे भाई क्लोरीन, क्लोरीन आता है 17वें नंबर पर, क्लोरीन कौन से नंबर पर आता है 17वें नंबर पर। इसकी जो द्रव्यमान संख्या तुम्हें कहीं कहीं पर 36 ही मिलेगी, कहीं कहीं पर 35.5 ही मिलेगी, 35 भी आपको मिलेगी इसमें, यदि मैं कहूँ कि 35 में मिलेगी 36 में मिलेगी, अप्रोक्स में मिलेगी, ध्यान रखना। यदि मैं कहूँ तो इसमें 17 हो जाए, कितना मेरे भाई 17 इलेक्ट्रॉन है 17 प्रोटॉन है, तो मेरे भाई बाकी कितने बन जाएंगे 17, 19 क्या बन जाएंगे हमें न्यूट्रॉन बन जाएंगे। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक। और आप कहो तो आपको मैं आगे भी लिखवाया जा सकता है इसमें। देखो क्लोरीन के बाद मैं यदि कहूँ क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आप लिख सकते हो पोटेशियम, पोटेशियम को हम किससे दिखाते हैं याद रखना, पोटेशियम को हम के से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं के से दिखाते हैं। यह आता है मेरे भाई 19वें नंबर पर, किस पर आता है 19वें नंबर पर आता। 39 इसकी जो होती है द्रव्यमान संख्या होती है, याद रखना इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इतने ही होंगे। यदि मैं कहूँ तो इसमें न्यूट्रॉन कितने बनेंगे मेरे भाई 20 बनेंगे, किसमें पोटेशियम में कितने बनेंगे 20 बनेंगे। कैल्शियम पर आ जाओ, कैल्शियम का आपका सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन होता है 20वें नंबर पर आता, 20 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 40 ही होती है मेरे भाई उसकी द्रव्यमान संख्या, कितनी होती है 40 होती है उसकी द्रव्यमान संख्या, किसकी मेरे भाई कैल्शियम की। ऐसी मेरे पास एक एग्जांपल है क्रोमियम का, इसका मेरे भाई मैं इसे एग्जांपल में लिख सकता हूँ किसका क्रोमियम का। क्रोमियम की जो परमाणु क्रमांक संख्या होती है वह 24 होती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या हाँ 24 होती है, उसका जो द्रव्यमान होता है ना टोटल होता है 52, कितना होता है 52। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब उसमें प्रोटॉन इतने तो इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे 24, इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे 24। अब मुझे जरा एक बात बताओ उसमें न्यूट्रॉन कितने बनेंगे 28,
भाई मुझे ये वाले और ये वाले जोड़ के तो बराबर तो करनी है। ऐसे ही मेरे पास एक एग्जांपल होता है किसका मेरे भाई, लोहे का। किसका? लोहे का। लोहा जो आता है ध्यान रखना 26 पर आता है। किस पर आता है? 26 पे। 26 पर आता है, याद रखना आपको। लोहे का परमाणु क्रमांक 26 होता है, क्रोमियम का 24 होता है। क्रोमियम का 24 होता है। सबसे महत्वपूर्ण इनके जो है परमाणु क्रमांक है। लोहे का होता है 26 और 26 में इसका परमाणु भार होता है 56। कितना होता है? 56। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतने तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 26। लेकिन याद रखना है इसमें, अब मैं यदि इसी लोहे की बात कर रहा हूँ तो इसमें न्यूट्रॉन कितने बनेंगे मेरे भाई? 30 बनेंगे। कितने बनेंगे? 30। ऐसे ही मेरे पास एक एग्जांपल होता है कोबाल्ट का। मैं कोबाल्ट में लिख सकता हूँ, कोबाल्ट आता है मेरे भाई 27वें नंबर पर। कौन से नंबर पर आता? 27वें नंबर पर। इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वह होती है मेरे भाई 59। कितनी होती है? 59 होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 59। यदि इसमें 27 है तो याद यह रखना इसमें इलेक्ट्रॉन भी 27 होंगे, तो इसमें मेरे भाई न्यूट्रॉन कितने बनेंगे? 32 बनेंगे। ऐसे ही कोबाल्ट के बाद आप जानते होंगे, आपने एक टर्म सुना होगा किसका? निकिल का। निकिल का। निकिल आता मेरे भाई 28वें नंबर पर। किस पर आता? 28वें नंबर पर आता। इसकी जो द्रव्यमान संख्या देखो, ये होती है समव्यवहारिक, ये होते हैं समभारिक। क्या होते हैं? समभारिक। तो मेरे भाई इसमें न्यूट्रॉन कितने बनेंगे? 31। इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे इसमें? 28। कौन सा? निकिल पर। ऐसे ही मेरे पास एक एग्जांपल होता है मेरे भाई कॉपर का। आपने जरूर सुना होगा, कॉपर आता 29 पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूँ, जो पेपर में बहुत बार पूछे गए। मैं एक बार में ही आपको झंझट खत्म करवा दे रहा हूँ। तो इसकी जो सही एग्जैक्ट जो होती है ना, ध्यान यह रखना, इसकी जो एग्जैक्ट होती है समथिंग में हाफ होती है। मैं इतना जानता हूँ, कुछ हाफ के समथिंग में होती है। लगभग कितनी होती है? 63.5 के समथिंग में इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। 63 में। इसमें जो न्यूट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे कितने? प्रोटॉन कितने बने? 29। इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 29। लेकिन याद यह रखना, इसकी जो द्रव्यमान संख्या लेकर आओगे, द्रव्यमान संख्या निकलेगी 33.50। कितनी निकलेगी मेरे भाई? 33.50। ऐसी मेरे पास कॉपर के बाद होता है एक जिंक। कॉपर के बाद क्या होता है? जिंक। कॉपर के बाद क्या होता है मेरे भाई? इसमें जिंक। जिंक के लिए जो मेरे पास होती है द्रव्यमान परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। परमाणु क्रमांक कितना बनता है? 30। लेकिन यदि आप कहोगे कि इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 64। और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बनेंगे मेरे भाई? 30। क्योंकि जितने प्रोटॉन है कितने उतने ही क्या बनेंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या बनेंगे मेरे भाई इसमें? इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि आप पूछे कि बताइए न्यूट्रॉन कितने, तो न्यूट्रॉन 36 के समथिंग में बनेंगे। न्यूट्रॉन कितने बनेंगे? 36 के समथिंग में बनेंगे। कितने? 36 के समथिंग में। आगे देखो मेरे भाई, मैं इसी में आपको एक चीज बताता हूँ जो समस्थानिक और संभारिक कई बार बूझी गई है। हाइड्रोजन के समस्थानिक और हाइड्रोजन के संभारिक देखो, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन होता है एक 1H1, और एक होता है मेरे भाई 1H2, और एक होता है 1H3। ये मेरे पास होता है हाइड्रोजन, ये होता है ड्यूटेरियम, ये होता है ट्राइटेनियम। एक और भी होता, जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है वो ड्यूटेरियम से बनाया जाता है। किससे? ड्यूटेरियम से। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटेनियम है। याद आपको यह रखना है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक तो प्रोटॉन है। क्या है मेरे भाई? एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो न्यूट्रॉन एक नहीं है। द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी बनेगी? न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर कितना होगा मेरे भाई? एक के। क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें? 0। प्रोटोनों की संख्या कितनी है इसमें? 1। प्रोटोनों की संख्या कितनी है? 1। तो इसका द्रव्यमान भार कितना बनेगा मेरे भाई? 1 बनेगा। इसी प्रकार ड्यूटेरियम की बात करते हैं, तो याद यह रखना है ड्यूटेरियम में परमाणु के जो द्रव्य का परमाणु भार जो होता है 2 होता, प्रोटॉन कितने हैं? 1। तो याद यह करो, इसमें क्या मेरे पास 2 लिखा हुआ है, तो इसमें मेरे भाई इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? प्रोटॉन कितना? 1। यदि आपके पास परमाणु उदासीन है, परमाणु क्या है? उदासीन है, तो ध्यान यह रखना है कि इलेक्ट्रॉन बराबर होएगा किसके? प्रोटॉन के। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना बनेगा? 1। इलेक्ट्रॉन भी कितना बनेगा इसमें? 1। न्यूट्रॉन कितना बनेगा मेरे भाई इसमें? 1। क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर किसके होएगा? द्रव्यमान संख्या को होगा। ऐसे हम ट्राइटेनियम में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बम का प्रयोग ड्यूटेरियम में करा जाता है 1H2 का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मेरे भाई 1 है, द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है? 3 है। प्रोटॉन कितने होंगे हमें? क्योंकि ये प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होएगा। न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? 2 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? 2 होंगे मेरे भाई। कितना होगा?